प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द ट्रांजेक्शंस गिवन बिलो। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द ट्रांजेक्शंस गिवन बिलो। तो देखो हमें क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो फटाफट से एक छोटा सा अकाउंट खोलेंगे क्योंकि ज्यादा बड़ा क्वेश्चन तो ये है नहीं। तो प्रॉपर स्केल का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं बिल्कुल उसी तरीके से तुम्हारा ये अकाउंट बना हुआ होना चाहिए। अगर जरा सी भी लापरवाही हुई, अगर बिना स्केल के तुम ये काम कर रहे हो तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा ही क्वेश्चन तुम्हारे रजिस्टर के पेज पर होना चाहिए। मैं कभी भी वीडियो क्लास में आकर तुम्हारे इस रजिस्टर को चेक कर सकता हूं। तो तुम्हें मालूम है ट्रेडिंग अकाउंट में अपने यहां पर आ जाते हैं पर्टिकुलर्स, जैसे नॉर्मल हर एक अकाउंट में होते हैं। यहां पर आता है अपना रुपीस, यहां पर फिर से पर्टिकुलर्स, और यहां पर फिर से अपना रुपीस। ये अपना डेबिट जैसे कि हर एक अकाउंट में होता है, और ये क्रेडिट। और हाँ, इस अकाउंट के ऊपर जरूर लिखना, क्या लिखोगे, क्या नाम है इस अकाउंट का, ट्रेडिंग अकाउंट। उम्मीद करता हूं तो मैं लास्ट क्लास में समझ में आ गया होगा। इस अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं और इसके अंदर हर वो फायदा आता है और हर वो नुकसान आता है जो कि डायरेक्ट होता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो जो क्वेश्चन ने हमें डिटेल दे रखी है उसके अंदर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, और कितने मार्क्स, कितने अमाउंट का लिख रखा है, 22,000, 22,000 का ओपनिंग स्टॉक है। कितने रुपए का ओपनिंग स्टॉक बता रखा है, 22,000। और तुम्हें मालूम है ओपनिंग स्टॉक कहां पर आता है, मैंने तुम्हें बता दिया था बोर्ड पे। देखो एक बार फिर से देखो, अगर याद है तब भी देखो और नहीं है याद तब भी देखो। जब भी ओपनिंग स्टॉक की बात होगी तो ओपनिंग स्टॉक आएगा डेबिट में। दो स्टॉक होते हैं, एक तो होता है अपना ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक मतलब साल के शुरू में, और क्लोजिंग स्टॉक मतलब साल के एंड में। मुझे बताओ जब भी तुम ओपनिंग स्टॉक लेकर आते हो हवा में से तो उड़कर आता नहीं है, खरीदना पड़ता है। ओपनिंग स्टॉक मान लो तुमने साल की स्टार्टिंग में 10,000 का स्टॉक खरीदा, ध्यान से सुनो मेरी बात को। साल की स्टार्टिंग में कितने रुपए का स्टॉक खरीदा है तुमने, 10,000 का। तो मुझे बताओ हवा में से तो आएगा नहीं, ये 10,000 रुपए का स्टॉक तुमने खरीदा है तो तुम्हारा क्या हो गया है, खर्चा। और सारे खर्चे आएंगे इधर और सारे फायदे आएंगे इधर। तो ओपनिंग स्टॉक आता है इधर। अगर ओपनिंग स्टॉक इधर आ रहा है तो इधर कौन सा स्टॉक आएगा, क्लोजिंग स्टॉक। फिलहाल मुद्दे की बात है ओपनिंग स्टॉक, तो लिखो 2, मैंने शॉर्ट में लिखा है ओएस। तुम लोगों को शॉर्ट में नहीं लिखना है, तुम लोगों को पूरा लिखना है। ओएस का मतलब क्या है, ओएस का मतलब है ओपनिंग स्टॉक। ये हमारे कौन से स्टॉक की बात हो रही है, ओपनिंग स्टॉक की। और कितने रुपए का ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन ने बता रखा है, 22,000। तो डाल दो इसमें, शोर मचाने वाली क्या बात है, 22,000। देखो अगला आइटम है परचेज। मुझे बताओ परचेज, ये बात भी तुम्हें मालूम है परचेज खर्चा होता है फायदा होता है। मुझे बताओ जब भी तुम कोई चीज खरीदते हो तो खरीदना मतलब खर्चा है, ये अपना सीधी सीधी बात है। बच्चा बच्चा भी बता देगा कि खर्चा कर रहे हैं मतलब परचेज। हाँ कितने रुपए की परचेज क्वेश्चन ने हमें बता रखी है बोर्ड पे, देखो टू परचेज। देखो कितने रुपए की परचेज है, 29,000, 29,000 रुपीज की परचेज बताई है। तुम सोच रहे होंगे मैंने 29,000 रुपए अंदर की साइड क्यों लिख दी है, 29,000 रुपए का अमाउंट अंदर की साइड क्यों लिखा है ये मैं तुम्हें बता देता हूं। ध्यान से सुनो, तुमने कभी भी कुछ भी माल खरीदा होगा 10,000 का, सपोज 10,000 रुपए का माल खरीदा और 2,000 रुपए का तुम वापिस करिए आए। 10,000 रुपए का तुमने क्या खरीदा, माल, और 2,000 रुपए का माल तुम क्या करके चले आए, वापिस करके चले आए। तो तुमने नेट खरीदा कितना, सिर्फ 8,000 ही तो खरीदा भाई। 10,000 का माल खरीदा, 2,000 का माल तुम उसके मुंह पे मार कर आए क्योंकि खराब निकला था। तो नेट तुमने कितना परचेज करा, सिर्फ 8,000 का। मतलब तुम्हें परचेज रिटर्न को क्या कर दिया, माइनस। तो ध्यान से सुनो, जब भी कोई परचेज होती है ना तो क्वेश्चन में ये जरूर देख ले करो कि कहीं कोई परचेज रिटर्न तो नहीं है। अगर कोई परचेज रिटर्न हुई तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहां पर लिख दो लेस परचेज रिटर्न। मैंने शॉर्ट में लिखा है पीआर, तुम लोग शॉर्ट में मत लिखना। जरा इस क्वेश्चन के अंदर देख के बताओ कितने रुपए की परचेज रिटर्न है। इस क्वेश्चन के अंदर परचेज रिटर्न बता रखी है हमें, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बता रखी है, परचेज रिटर्न बता रखी है। तो क्वेश्चन में से देखकर बताओ परचेज रिटर्न कितने रुपए की है। देखो परचेज रिटर्न मैं देख पा रहा हूं 2,400 रुपए की। 2,400 रुपए का माल तुमने क्या कर दिया,
वापस कर दिया, और जब वापस कर दिया तो माइनस करके बाहर पहुंचा दो भाई। 29,000 में से 2400 जाएंगे, 2400 रुपए जाएंगे, तो ये बचेंगे 26,600। समझ में आ रहा है ना? बहुत ही सिंपल सी बात है। जब भी तुम कुछ परचेज करोगे तो उस क्वेश्चन के अंदर जरूर ढूंढो कि कहीं कोई परचेज रिटर्न तो नहीं है। जब भी तुम कुछ परचेज करोगे तो उस क्वेश्चन में ये बात जरूर ढूंढनी है कि कहीं कोई परचेज रिटर्न है तो नहीं। अगर नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर कोई परचेज रिटर्न है तो तुम्हें परचेज रिटर्न को माइनस करना पड़ेगा। अब अगली आइटम देखते हैं। हाँ, परचेज के बाद देखो क्या लिखी हुई है, सेल्स रिटर्न। ध्यान से सुनो, जैसे परचेज के अंदर से परचेज रिटर्न माइनस होती है, बिल्कुल उसी तरीके से सेल्स के अंदर से क्या माइनस होती है, सेल्स रिटर्न। लेकिन एक फर्क है, परचेज हमारा खर्चा होता है तो सेल्स हमारा क्या होएगा, फायदा। परचेज अगर डेबिट में आ रही है तो सेल्स कहां पर आएगी, क्रेडिट में। क्यों? सेल फायदा क्यों होता है मुझे बताओ। जब तुम किसी को कुछ बेचते हो तो बेचने पर पैसा आता है या जाता है? भाई तुमने जर्नल एंट्री पर बहुत अच्छे से कमांड कर रखी है, तुम्हें एक बात के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि जब भी हम किसी को कुछ बेचते हैं तो बेचने पर पैसा आता है ना कि जाता है। तो सेल इधर आती है, तुम देख सकते हो अपने क्वेश्चन के अंदर सेल्स रिटर्न है 500 की, लेकिन उसी के नीचे क्या लिखी हुई है, सेल्स लिखी हुई है। सेल कितनी बता रखी है, 25,400 रुपए की। सेल हमें कितने रुपए की बता रखी है, 25,400 रुपए की। ठीक उसी के नीचे जब सेल 25,400 की बता रखी है तो पहले तो 25,400 अंदर लिखेंगे। अब मुझे बताओ सेल रिटर्न को क्या करेंगे, माइनस। मैंने तुम्हें बताया था परचेज में माइनस कर देते हैं परचेज रिटर्न, तो सेल में क्या माइनस कर देते हैं, सेल्स रिटर्न। तो लिखो लेस एस आर। मैंने शॉर्ट में एस आर लिखा है, लेकिन तुम लोगों को बिल्कुल भी एस आर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम में से किसी का भी रजिस्टर कभी भी वीडियो क्लास में आके कभी भी चेक कर सकता हूं। जो जो चीजें मैं बताता हूं अकॉर्डिंग टू माय इंस्ट्रक्शन बिल्कुल वैसा ही काम होना चाहिए। तो कितने रुपए की सेल्स रिटर्न कर दी हमने वापस, 500 रुपए की। हाँ, 25,400 में से 500 रुपए और माइनस हो गए तो कितने रुपए का रिमेनिंग सेल बच गया, ये बच गया भाई 24,900 रुपए का। आई थिंक तुम लोग खुद भी कर सकते हो कैलकुलेशन, बहुत ही बच्चों वाली कैलकुलेशन है। आगे देखते हैं। देखो ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, सेल्स हो गया, परचेज रिटर्न भी हो गया है ना। अब क्या बचा है, क्लोजिंग स्टॉक। तुम्हें एक बात मैंने बता दी थी, ओपनिंग स्टॉक यहां पर आता है तो क्लोजिंग स्टॉक कहां पर आता है, इधर आता है। लिखो बाय सी एस। मैंने फिर से शॉर्ट में लिख दिया सी एस। सी एस का मतलब क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। और कितने रुपए का क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन ने हमें बता रखा है, क्वेश्चन ने क्लोजिंग स्टॉक बताया है 47,700, मतलब कि 47,700 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है। अगली आइटम देखते हैं, कैरेज इनवर्ड। कैरेज पर अंडरलाइन कर लो, टिक कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जहां पर तुम्हें कैरेज ना बताया गया हो। अगर तुम 1000 क्वेश्चन की बात करोगे तो तुम्हें 1000 क्वेश्चनों के अंदर क्या मिलेगा, कैरेज। अब मैं बता देता हूं कैरेज होता क्या है। कैरेज का मतलब होता है किराया भाड़ा। मान लो तुमने कहीं पर माल खरीदा, कहीं पर क्या खरीदा, माल खरीदा। बताओ माल खरीद के हाथ में तो कोई बंदा लाएगा नहीं, किसी ना किसी चीज में लेकर आएगा, गाड़ी में लेकर आएगा। तो गाड़ी वाला फ्री में तो तुम्हें लाकर देगा नहीं, वो माल क्या लेगा बदले में, किराया लेगा। किराया भाड़ा कहते हैं ना, उसे कहते हैं कैरेज। अब ध्यान से सुनो, कैरेज भी दो तरह का होता है। एक होता है अपना कैरेज इनवर्ड और एक होता है कैरेज आउटवर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, अक्सर पेपर में देखने को मिलती है कि बच्चे इसी चीज के अंदर गलती कर देते हैं। मैं वो इंसान हूं, तुम्हें पहले से बताऊंगा कि गलती कहां पर होगी, और गारंटी है गलती वहीं पर होगी। दो तरह के कैरेज होते हैं, एक तो होता है इनवर्ड और एक होता है आउटवर्ड। कभी भी आउटवर्ड यहां पर नहीं आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, हमेशा कौन सा वाला कैरेज आता है, इनवर्ड वाला कैरेज। ध्यान से सुनो, अगर क्वेश्चन तुम्हें कैरेज इनवर्ड भी दे दे और कैरेज आउटवर्ड भी दे दे तो तुम्हें कौन सा वाला कैरेज लेना है, सिर्फ इनवर्ड वाला, आउटवर्ड नहीं लेना। और अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना बताए कैरेज है, अगर क्वेश्चन सिर्फ इतनी सी बात बोल रहा है कि वो सिर्फ क्या है, कैरेज है, ना तो इनवर्ड बताया ना आउटवर्ड बताया, तो नॉर्मली कंसीडर कर लेना है कि वो इनवर्ड ही है, मतलब यहीं पर ही आएगा। तो फिलहाल तो क्वेश्चन ने बता रखा है कैरेज इनवर्ड है, मतलब हमारे लिए है।
तो मैंने बता दिया था कैरिज इनवर्ड है तो क्या होता है, ये हमारा खर्चा होता है। और अगर खर्चा होता है तो बताओ कहां पर आना चाहिए, डेबिट में आना चाहिए। तो लिख दो भाई कितने रुपए का कैरिज है, 100 रुपए का सारा कैरिज है, इतनी लड़ाई वाली बात तो है नहीं। लिखो 2CI। तुम सोच रहे होंगे CI क्यों लिख दिया शॉर्ट में, भाई मेरी मजबूरी होती है, स्पेस मेरे पास कम होता है तो इसलिए मैं आधे से ज्यादा चीजें क्या लिखता हूँ शॉर्ट में, लेकिन तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं है, इसलिए तुम लोगों को प्रॉपर तरीके से लिखना चाहिए। हाँ कितने रुपए का कैरिज है, 100 रुपए का, बस मात्र 100 रुपीज। लास्ट आइटम बचा हुआ है डेप्रिसिएशन, इस पर टिक कर लो, ये कभी नहीं आता, क्यों नहीं आता वो मैं बता देता हूं। डेप्रिसिएशन हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता है, डेप्रिसिएशन हमारा कैसा एक्सपेंस होता है, इनडायरेक्ट। डेप्रिसिएशन हमारा कैसा एक्सपेंस होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में कभी भी नहीं आता। अब मुद्दे की बात यह कि डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट क्यों होता है, अब मैं तुम्हें बता देता हूं। डायरेक्ट वो होता है जिसका सीधा कनेक्शन प्रोडक्शन से होता है, वैसे ही मैंने फर्स्ट क्लास में सारी बातें समझा दी थी। डेप्रिसिएशन हमारा इनडायरेक्ट होता है, तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें एक चैप्टर पढ़ाया था डेप्रिसिएशन। बताओ किस पर लगता है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लगता है एसेट पर। मान लो तुमने कोई फर्नीचर खरीद लिया, उस फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो बताओ काम नहीं करोगे तब भी लगेगा। अगर तुम कोई मशीन खरीदते हो 1 तारीख को, 1 महीने तक तुमने उस मशीन को चलाया ही नहीं, बताओ ऑयलिंग का खर्चा रहेगा, ग्रीसिंग का खर्चा रहेगा, मेंटेनेंस का खर्चा रहेगा, खर्चा तो तब भी रहेगा। मतलब कहने का ये कि प्रोडक्शन हो या ना हो तब भी मशीन का खर्चा रहेगा ही रहेगा। तो डेप्रिसिएशन एक डायरेक्ट एक्सपेंस बिल्कुल भी नहीं है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो कि लगेगा ही लगेगा, इसलिए यहां पर नहीं आने वाला। यहां पर वो खर्चे आते हैं जिसका प्रोडक्शन से लेना देना होता है, जिसका प्रोडक्शन से लेना देना होता है। अब इसको बैलेंस करेंगे, तुम्हें एक बात पहले से ही मालूम होगी, अगर यहां पर आता है तो यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट आता है ना, बैलेंस कर दो, बैलेंस आई थिंक यहीं पर ही आएगा। तो हायर टोटल मैं तुम लोगों को बता देता हूं, मेरे पास प्रॉपर सॉल्यूशन है इसका, लेकिन बढ़िया रहेगा कि तुम खुद से भी करो। तो देखो हायर टोटल वहां तक का ही आएगा क्योंकि वहीं पर इतनी बड़ी बड़ी डिजिट दिखाई दे रही है मेरे को। तो हायर टोटल आ रहा है 72,600, 72,600 रुपए, फटाफट से नोट करो, 72,600 हायर टोटल है। हाँ 72,600 में से ये तीनों बैलेंस माइनस कर दोगे तो माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 22,900 रुपए, और ये तुम्हारा माना जाएगा ग्रोस प्रॉफिट। मालूम है ना, अगर डेबिट में आता है तो ग्रोस प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट में आता है तो ग्रोस लॉस। अगर डेबिट में आ रहा है तो ग्रोस प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट में आता है तो ग्रोस लॉस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से क्लियर हो रहा होगा और बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 यानी कि इस चैप्टर में अगर थोड़ा सा काम कर लिया तो इसका फायदा तुम्हें अगले चैप्टर में जरूर मिलेगा, क्योंकि वहां पर एडवांस्ड क्वेश्चन है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट है और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट है।